मध्य प्रदेश के सीहोर में देर रात जमकर बवाल हो गया। करणी सेना के काफिले पर पथराव के बाद यहां पर बवाल हो गया। पथराव की वजह से 12 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पथराव में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पथराव के बाद करणी सेना ने जाम लगा दिया। तनाव के बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। सीहोर के आष्टा में पथराव के बाद ये जमकर हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के सीहोर में देर रात जमकर बवाल की तस्वीरें ये सामने आई है। करणी सेना के काफिले पर पथराव हुआ और उसके बाद ये बवाल हो गया। पथराव की वजह से 12 गाड़ियों के शीशे टूटे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। पथराव के बाद करणी सेना ने हंगामा किया और जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जाम को खुलवाने का प्रयास यहां पर किया गया। हालांकि अभी भी जो तनाव की स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती है। सीहोर के आष्टा में पथराव हुआ था और उसके बाद ये जमकर हंगामा हो गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। करणी सेना के काफिले पर ये पत्थरबाजी हुई है, ऐसा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। हालांकि किसने ये पत्थरबाजी की है और किस इरादे से ये हमला किया गया है, इसको लेकर पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर शांति भंग करने का प्रयास किसकी तरफ से किया गया। गाड़ियों पर भी क्योंकि पथराव हुआ है, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और इसी पथराव के बाद 1 दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं। वाहनों के कई शीशे यहां पर टूट गए। तनाव की स्थितियां हैं और मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। ये मेरी अपील समझो, मेरा आदेश समझो, कुछ भी समझो, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए, क्योंकि पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी भाइयों की है। रात में पहले भी हादसे हुए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई हादसा हो जाए या कोई फिर उस हादसे का शिकार हो जाए। जो हुआ है उसको हम निपटने में सक्षम है, कल भी निपट लेंगे। पर आपको हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ से घर जाइए। यदि आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो, आप मेरे को चाहते हो जीवन सिंह आगे कोई आंदोलन करे, तो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होगा कोई भी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में एक कैंटर सड़क पर पलट गया। उसमें रखी मछलियां जमीन पर आकर तड़पने लगी। चलते चलते अनियंत्रित होकर कैंटर सड़क पर पलटा और देखते ही देखते सड़क किनारे मछलियों का ढेर लग गया। अधिकतर मछलियों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया तो कुछ तड़पती हुई दिखाई दी। मछलियां सिर्फ सड़क पर ही नहीं गिरी, बल्कि हाईवे के किनारे जो मिट्टी का ढलान था वहां भी बिखरी हुई नजर आई। जो लोग मछली खाने के शौकीन थे वो इससे कई मछली उठाकर घर ले गए। यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या रही यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे गुजरात की, जहां के वडोदरा में पादरा जंबूसर रोड पर हुए हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या के आरोपी का जब नाम बताया तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि नाबालिग बेटी ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गहरी नींद में सो रहे पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हिरासत में लेकर जब नाबालिग बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पिता उसके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे थे, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए उसने साजिश रची। सबसे पहले बेटी ने माता पिता को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और जान लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो बाद में प्रेमी को पिता की हत्या के लिए तैयार किया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग बेटी को साजिश रचने के आरोप में बाल संरक्षण गृह भेज दिया। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। टीएमसी से निलंबित होने के बाद नई पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान किया था और आज टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान आज कर देंगे। इसके लिए एक रैली का आयोजन भी किया गया है और इस रैली में लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। दरअसल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के चलते जो विवाद हुआ था, उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद से पार्टी ने एक्शन लिया और टीएमसी से हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया था। और साथ ही ममता सरकार के बड़े मंत्रियों ने और खुद ममता बनर्जी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। टीएमसी से निलंबित होने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे और आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। उनकी इस रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी गई और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और आज एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो सियासी पारा है वो चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने, उसके पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी हो या फिर टीएमसी, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती है इस पर भी नजर रहेगी। तो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का
रास्ता चलने का। अगले दिन मैं ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है, यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी। तो वहीं बंगाल में हुमायूं के बाबरी वाले घमासान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। भागवत ने कहा कि वोट बैंक के लिए यह सब किया जा रहा है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात कही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर संसद में इसको लेकर कोई कदम बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यहीं उन्होंने ये बयान दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। मोहन भागवत ने एक उदाहरण देकर बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? भागवत ने साफ कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये कोई माने या ना माने। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ कांस्टेबल के अपहरण का एक मामला आया है सामने। दरअसल ड्यूटी के दौरान बांग्लादेशी बदमाशों ने बीएसएफ जवान का अपहरण कर लिया और जवान को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया। अपहरण कूच बिहार इलाके से हुआ था। 21 दिसंबर की सुबह जवान वेद प्रकाश खोले इलाके से मवेशियों को भगा रहे थे। उसी वक्त बांग्लादेश के बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया और मवेशियों समेत बीएसएफ के जवान को बांग्लादेश लेकर चले गए। लापता होने की सूचना पर सेक्टर कमांडर ने बांग्लादेशी अधिकारी से बात की, जिसके बाद पता चला कि बीएसएफ का जवान बीओपी अंगारपोटा में है और स्वस्थ है। फ्लैग मीटिंग के बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के अधिकारियों ने जवान को भारत के हवाले कर दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर सड़क हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। ऐसा ही एक हादसा हैदराबाद के बीजापुर हाईवे पर हुआ और इसके हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ट्रक बेकाबू हो गया। हादसा तब हुआ जब ट्रक यू टर्न ले रहा था। तभी ट्रक पलटा और दीवार को तोड़ते हुए दुकान में जा घुसा, जहां एक बच्चा काफी देर से खड़ा था। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रक सीधा बच्चे पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आनंद फानन में बच्चे को रेस्क्यू किया गया। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके से आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी एनडीए में राज्यसभा सीट के लिए वादा याद दिला रहे हैं, तो वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने यह कहा कि सभी सांसद और विधायक योजनाओं के लिए मिलने वाले फंड में कमीशन लेते हैं। इसके बाद से सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले आपको सुनवाते हैं जीतन राम मांझी का बयान। इस उद्देश्य लेकर के तो आगे पीछे लेके चाहिए, उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलवा तो ये काम ना हो, तो हम चाहता है यो कि मन के बेड़ा ऊंचा करा और हम साथियों जी। अरे हमारा 3 लाख रुपया मिले है, लमनी में धान में भूया बोला है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर।
और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विकसित भारत जी राम जी कानून बन गया है। जी राम जी कानून को लेकर आमने सामने है सत्ता पक्ष और विपक्ष, लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गरीबों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है सरकार। साथ ही पी चिदंबरम का कहना है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी हत्या है। इस कानून को रद्द कराना हमारा लक्ष्य है, एमके स्टालिन ने कहा। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है, कहा है कि भ्रम फैलाकर देश को गुमराह करने की यह साजिश की जा रही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब भी दिया। Manrega is lifeline for the poor. They purposely destroying that act, and the villagers, poor villagers and farm laborers, he want to make them slaves of the rich people. Therefore, we fought for that to retaining the Manrega Act, original act, and also whatever the provisions are there, they should be retained there. A new act I condemn, and it is only helping the government. And he has also increased the contribution of the state. Earlier it was 90 to 10%. 90% government of India, 10% state government. Now he has made 60-40. It means that he don't want to help the states. He want money from state government, and he want to make less his contribution. That itself shows that he has no interest in the development of poor people. यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और आज दोपहर में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर भी विशेष चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन है। दोपहर 12:20 पर विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सदन में वंदे मातरम पर भी विशेष चर्चा होगी। हंगामे के आसार भी हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, ऐसे में सदन के अंदर भी हंगामा आज हो सकता है। तो 12:20 पर विधानसभा में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अरावली मामले की, जिस पर आज पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शाम 4 बजे यह प्रेस वार्ता होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विपक्ष के आरोपों पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। दरअसल आपको बता दें, अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासी पारा भी हाई है। कई सवाल यहां पर सरकार पर उठाए जा रहे हैं और इसी मामले पर आज पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उठ रहे सवालों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो अपना जवाब पेश कर सकते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उस पर भी जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। आपको बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला और अरावली पर संकट क्यों है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ ही अरावली पर्वत होगा, ये आदेश, और 100 मीटर से कम ऊंचाई तो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। अब इसमें जो विपक्ष है वो ऐसे आरोप लगा रहा है कि इसको लेकर जो खनन को लेकर जो खुली छूट है वो कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। इस फैसले के बाद से अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। अब संकट इसलिए भी मंडरा रहा है कि जो 100 मीटर की ऊंचाई से छोटे पर्वत हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा, तो उससे खनन ज्यादा यहां पर होगा अवैध रूप से। ऐसे में जो सवाल हैं वो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव और भूपेंद्र यादव किस प्रकार से यहां पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। अरावली बचाना विकल्प नहीं संकल्प है, अखिलेश यादव ने कहा। तो खनन क्षेत्र को लेकर भूपेंद्र यादव ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि खनन क्षेत्र 37 जिलों के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.19% अरावली बचेगी, तभी एनसीआर बचेगा। अभी सिर्फ सीमित क्षेत्र में खनन का काम अरावली ही दिल्ली का प्रदूषण कम करती है। खनन की खुली छूट देने वाली खबर झूठी है, भूपेंद्र यादव ने अखिलेश यादव का ये जवाब दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली को बचाना
दिल्ली के भविष्य को बचाना है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्ष और सरकार लगातार आमने सामने है और ऐसे में सरकार की तरफ से अब जवाब पेश किया जा रहा है। और आज शाम 4 बजे भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस वार्ता में वो कई और सवालों के जवाब पेश कर सकते हैं। अब देखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में आए। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर भी आ गए और अरावली को बचाने की गुहार लगाने लगे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज है ये जनता के है, ये पूरी कम्युनिटी की है। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। और आइए अब हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिस पर विवाद लगातार खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। और अब आपको बताते हैं कि आखिर फैसले पर विवाद की स्थितियां आखिर क्यों बन गई हैं। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारों और साथ ही साथ यहां पर स्थानीय प्रशासन को जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी और साथ ही साथ यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था उसे अब राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में खनन बढ़ सकता है और अरावली धीरे धीरे खोखली हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि यह वन क्षेत्र है या फिर नहीं है और यहीं से लोगों में अब डर भी पैदा हो रहा है। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी। अगर वन क्षेत्र घोषित राज्य की तरफ से किया जाता है तो उसको संरक्षण मिलेगा, नहीं तो इसको काटा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। और आइए अब आपको हम ये समझा देते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी ज्यादा खास क्यों है। दरअसल अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है बल्कि उत्तर पश्चिम में
जो मौजूद एक पर्वत है उसकी श्रृंखला ये पूरी है। और ऐसे में जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला ये है। और यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूणी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान मानी जाती है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का भी काम करती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक तरह से फेफड़ों की तरह ये काम करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करती है। ऐसे में अब राज्य के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि वो वन क्षेत्र इसको घोषित करते हैं या फिर नहीं। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 बजे। ऐसे में भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब पेश करते हैं, इस पर एबीपी न्यूज की भी नजर रहेगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली है, ये देखिए, लेकिन इस इतनी ज्यादा ये राहत नहीं मिली है कि खुलकर लोग लंबी सांस ले सकें। छुट्टी के दिन रविवार को दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा कोहरा, थोड़ी धुंध कम नजर आई। लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया। आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई है। 228 में से 217 सीटों पर महायुति की जीत हुई है। विकास के विजन पर जनता को भरोसा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम ने महायुति कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ भी की। महायुति को प्रचंड जीत, समर्थन के लिए जनता का आभार। अमित शाह कहते नजर आए कि महायुति को प्रचंड समर्थन जो लोगों का मिला है उसके लिए जनता का आभार अमित शाह ने भी व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के विजन पर जनता को भरोसा है और उसी का ये नतीजा है। 288 में से 217 सीटों पर महायुति की जीत हुई। एकाही पक्षाच्या विरोधात, एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही, केवळ विकासावर मतं मागितली। आम्ही काय केलं हा ट्रॅक रेकॉर्ड सांगितला, आम्ही काय करणार आहोत याची ब्लूप्रिंट मांडली। तो देखिए, महायुति और महाविकास आघाड़ी की बात करें तो बीजेपी को 124 सीटें मिली हैं, शिवसेना को 61 और एनसीपी को 36, कुल मिलाकर यहां पर 221 सीटें जीती हैं महायुति की तरफ से। तो वहीं महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस में 27 सीटें, शिवसेना यूबीटी गुट को 8 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को मिली है 12 सीटें, अन्य को 20 सीटें मिली हैं। यानी कि एक बड़ी जीत यहां पर महायुति की हुई है। और ऐसे में अब जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं और बधाई का सिलसिला है वो भी जारी है। तो वहीं देखिए, उद्धव के सांसद संजय राउत ने चुनाव के परिणामों पर सवाल खड़े किए। कहा है कि वोट खरीदे गए हैं, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार, 15-15 हजार में वोट खरीदे गए हैं, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। हमने कभी लोकल बॉडीज में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है, वहाँ 150 करोड़ खर्चा होते, 150 करोड़ खर्चा होता। कहाँ टिक पाएगी सामान्य जनता, कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग। इस तरह से अगर पैसों का खेल चल रहा है तो चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव को लेकर जल्द ऐलान करेंगे उद्धव और राज ठाकरे। गठबंधन को लेकर उद्धव के सांसद संजय राउत का दावा, बैठकों का सिलसिला खत्म हो चुका है। सोमवार या फिर मंगलवार तक घोषणा हो सकती है, यानी कि आज या कल में
संजय राउत ने कहा है कि घोषणा की जा सकती है गठबंधन को लेकर। उद्धव के सांसद संजय राउत ने यह दावा किया है कि बैठकें अब खत्म हो चुकी है। लगातार लंबी बैठकों का दौर चला है। बीएमसी चुनाव को लेकर जल्द ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ऐलान कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का जो कोलैबोरेशन है उसको लेकर लगातार अब जो कयास लगाए जा रहे थे वो खत्म हुए और अब ऐलान संभव जल्द ही माना जा रहा है। ये बैठक का सिलसिला खत्म हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज आखिरी बैठक हुई यहाँ ही। अब कल या परसों तक हमारी जो गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कौन कितनी सीटें पर लड़ रहा है, ये उद्धव जी और राज जी एक साथ आकर आपको बताएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोग दीवार के नीचे बैठकर अलाव ताप रहे थे और तभी दीवार गिर गई। मलबे में 7 लोग दब गए। देख सकते हैं गांव के लोग लगे हुए हैं किस तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मिट्टी हटाकर मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने फटाफट मिट्टी को हटाकर 7 लोगों को बचा लिया। 7 लोग निकाल चुके हैं गांव वाले लोग, कुछ लोग अभी बाकी हैं, लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मलबे में दबे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे में घायल होने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही दीवार गिर गई। कैसे गिर गई? पता नहीं कैसे गिर गई, पर हम लोग गए तब तक सब लोग दबे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान तेज किया। अगर आप भी बैंक में पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर जाते हैं तो खबर आपको सावधान करने वाली है। छत्तीसगढ़ के दरअसल जांजगीर चांपा में एटीएम में कैश लोड करने आई बैंक कर्मियों से नकाबपोश बदमाशों ने लूट कर ली। महिला कर्मी अपने काम में जुटी ही थी, लेकिन घात लगाए कोई इनको देख रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ अचानक नकाबपोश बदमाश दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। बैंक कर्मी कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरे ने दोनों महिलाओं की आंखों में मिर्ची स्प्रे डाल दिया। एक महिला तड़पती हुई बाहर भागी, दूसरी भी दर्द से कराहती नजर आई और इसी बीच वहां पड़े 55,000 रुपए लेकर लुटेरा फरार हो गया। चोरों ने कुछ सेकंड में ही लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश की झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयानक लगी कि करोड़ों का सामान जलकर धुएं में उड़ गया। देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला बन गई और हर तरफ आग की लपटें दिखने लगी। काले धुएं ने पूरे इलाके में अतिक्रमण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ समझता, कुछ करता उससे पहले ही पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आग थी जिसने बुझने का नाम ही नहीं लिया। 50 से अधिक टैंकर और 5 घंटे की मशक्कत के बाद जब तक आग बुझी, प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में रखा 3 करोड़ से ज्यादा का माल जलकर खाक हो चुका था। वहीं पीएम मोदी ने असम के किसानों को बड़ी सौगात दी है। यहां पर उन्होंने यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने खुद को चाय वाला बताते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ की लागत से बनने वाले यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया और खुद को चाय वाला बताया। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए, गरिमापूर्ण जीवन भी दिया, और मैं तो चाय वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। असम से पीएम ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है। पीएम ने बताया कि जब पुतिन भारत आए थे तो उन्होंने पुतिन को असम की ब्लैक टी गिफ्ट की थी। उत्तर प्रदेश के बलिया की बात करेंगे, जहां पर चर्चित आयुष यादव हत्याकांड के आरोपियों के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई।
और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। हाफ एनकाउंटर के बाद आयुष के हत्यारे अपने पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पुलिस चारों बदमाशों को कंधे पर लादकर अपने साथ ले गई और अब इनके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि ये बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो, पुलिस ने घेर लिया है। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 4 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश भाग गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यूपी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं। एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ तो दूसरा सहारनपुर में एनकाउंटर हुआ है और इन दोनों एनकाउंटर्स में 2 बदमाश मार गिराए गए। यूपी के सहारनपुर में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने मौके से 30 बोर और 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई डोंगल, एक छोटा बैग और कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए। इधर यूपी के बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर और 50,000 के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर मारा गया। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। जुबैर पर 47 संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे, लेकिन अब जुबैर के आतंक का अंत हो गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों पर हत्या का आरोप है। बदमाशों पर कई राज्यों में केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी और अब बड़ी जानकारी। गाजियाबाद में इन बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर हुआ है और इनके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों पर हत्या का आरोप बताया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों पर कई राज्यों में कई मामले भी दर्ज हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको खबर दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला बन गई और हर तरफ आग की लपटें दिखने लगी। काले धुएं ने पूरे इलाके में अतिक्रमण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ समझता, कुछ करता उससे पहले ही पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आग थी जिसने बुझने का नाम ही नहीं लिया। 50 से अधिक टैंकर और 5 घंटे की मशक्कत के बाद जब तक आग बुझी, प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में रखा 3 करोड़ से ज्यादा का माल जलकर खाक हो चुका था। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के सीएम नीतीश की हिजाब वाली कंट्रोवर्सी लगातार जारी है और अब जेडीयू के सहयोगी दल बीजेपी के नेता सुनील भराला ने सीएम नीतीश कुमार की हरकत पर सवाल उठाए। महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के मामले पर पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उनको स्वयं ये काम नहीं करना चाहिए था। किसी भी लड़की के गाल पे हाथ लगा करके उसके हिजाब को खींच करके नहीं करना चाहिए। आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। न्याय और न्याय का तकाजा यह है कि आप इसके लिए खेद प्रकट करें। वहीं नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो एबीपी न्यूज ने इस मामले को लेकर उनसे सवाल किया। नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर? नीतीश जी माफी मांगेंगे? इस सवाल का नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया और दिल्ली एयरपोर्ट से चले गए।